Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the palatine tonsil. So without wasting our time, let's start the video. अब इस पैलेटाइन टॉन्सिल में ना हमें एक डायग्राम बस याद होना चाहिए। अगर हमें वो डायग्राम पता है तो हम पैलेटाइन टॉन्सिल को आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। तो पहले हम वो डायग्राम समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, हमारी ये टंग है, इसके ऊपर ये क्या है, हमारा सॉफ्ट पैलेट है, और ये हमारी है हमारी पैलेटाइन टॉन्सिल। और ये जो हमारी पैलेटाइन टॉन्सिल है ये हमारी एक फोसा में प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं टॉन्सिलर फोसा। और ये जो टॉन्सिलर फोसा है ना, और टॉन्सिलर फोसा में भी ये दो आर्चेस के बीच में होती है। ये जो एंटीरियर में जो ये आर्च होती है इसको बोलते हैं हम पैलेटोग्लोसल आर्च, और पोस्टीरियर में जो ये आर्च है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम प्लेटोफेरिंजियल आर्च। तो दो आर्च है एंटीरियर में है, ये जो एंटीरियर में है ये है प्लेटोग्लोसल आर्च, और ये जो पोस्टीरियर में है ये क्या है, हमारी प्लेटोफेरिंजियल आर्च। और इन दोनों आर्चिस के बीच में हमारा क्या मौजूद होता है, ये टॉन्सिलर फोसा, जिसके अंदर हमारा क्या सिचुएटेड होता है, हमारी पैलेटाइन टॉन्सिल। तो मैंने क्या बताया कि ये हमारी क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल, और ये हमारी सिचुएटेड होती है पैलेटाइन फोसा के अंदर। वो भी किसके बीच में, तो हमारी एंटीरियर में इस पैलेटोग्लोसल आर्च और पोस्टीरियर में पैलेटोफेरिंजियल आर्च के बीच में। अब ये जो हमारी पैलेटाइन टॉन्सिल है, अब इसके इधर लेटरल में हमारी एक वेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैराटॉन्सिलर वेन। और इसके लेटरल में जो ये सारी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही हैं ये क्या फॉर्म करती है, बेड फॉर्म करती है टॉन्सिल की। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेड ऑफ टॉन्सिल। ये जो सारी स्ट्रक्चर हैं जो इसके लेटरल में है ये क्या फॉर्म करती है, बेड ऑफ टॉन्सिल। ऐसा लग रहा है ना कि ये टॉन्सिल जैसे इस पे बैठा हुआ, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बेड ऑफ टॉन्सिल। तो इस बेड ऑफ टॉन्सिल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती है वो देख लेते हैं। तो ये क्या है, तो पहली स्ट्रक्चर जो इसके बेड ऑफ टॉन्सिल में आती है, तो ये जो पहली स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारी फेरेंजो बेसिलर फेशिया। तो पहली स्ट्रक्चर क्या है, हमारी फेरेंजो बेसिलर फेशिया। फिर उसके लेटरल में हमें एक मसल देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। फिर क्या देखने को मिलता है, हमें एक फेशिया देखने को मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बकोफेरिंजियल फेशिया। ये क्या है, बकोफेरिंजियल फेशिया। इसके बाद हमें और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है, इसके लोअर में हमें एक मसल देखने को मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइलोग्लोसस मसल। और फिर एक नर्व भी देखने को मिल रही है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या फॉर्म कर रही हैं, बेड ऑफ टॉन्सिल फॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा अगर मैं आर्टरी की बात करूं तो ये जो फेशियल आर्टरी है इसकी एक ब्रांच तो हमारी सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई कर रही है, और इसकी जो दूसरी ब्रांच होती है जो कि हमारी टॉन्सिलर ब्रांच होती है वो क्या करती है, ये जो हमारा सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल है उसको क्या करती है, पियर्स करते हुए ये उसके बिहाइंड में जो हमारा टॉन्सिलर है उसके बिहाइंड में जाकर इसकी अटैचमेंट होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो हमारी फेशियल आर्टरी है इसकी एक ब्रांच तो इस सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई कर रही है, वहीं जो इसकी दूसरी ब्रांच जो टॉन्सिलर आर्टरी है वो क्या करती है, इस सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल को पियर्स करते हुए हमारी इस टॉन्सिल को सप्लाई करती है। और अगर मैं इस वेन की बात करूं, ये जो वेन है जो कि हमारी कौन सी है, जो हमारी इसके लेटरल में प्रेजेंट है, पैराटॉन्सिलर वेन। पैराटॉन्सिलर वेन को हम एक्सटर्नल पैलेटाइन या फिर पैलेटाइन वेन भी बोलते हैं। तो ये जो हमारी पैराटॉन्सिलर वेन है ये हमारी डिसेंड करती है फ्रॉम द पैलेट, और फिर ये हमारी कहाँ आती है, लूज एरियोलर टिश्यू ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द कैप्सूल। तो होता क्या, ये हमारी टॉन्सिल है, इसके लेटरल सरफेस में ये कहाँ से डिसेंड करती है, तो ये डिसेंड करती है फ्रॉम द पैलेट। ये पैलेट है ना, ये यहाँ से डिसेंड करते हुए यहाँ हमारे लूज एरियोलर टिश्यू मौजूद होते हैं, वहां पर ये होती है। ये क्या हमारी पैराटॉन्सिलर वेन। अब अगर मैं
इसके ये जो हमारी टॉन्सिल है, इसके पैलेटाइन टॉन्सिल है, इसकी अगर मैं एक्सटर्नल फीचर्स की बात करूं तो इसके पास दो बॉर्डर, दो सरफेस और दो पोल्स प्रेजेंट होते हैं। दो बॉर्डर कौन से होते हैं? एंटीरियर बॉर्डर होता है और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो एंटीरियर में है, तो किससे रिलेटेड होता है? वो रिलेटेड होता है प्लेटोग्लोसल आर्च से। मैंने बताया था कि प्लेटोग्लोसल आर्च एंटीरियर में मौजूद है और प्लेटोफेरिंजियल आर्च पोस्टीरियर में मौजूद है, और ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल होती है ये इन दोनों के बीच में मौजूद है। तो इस टॉन्सिल में हमारे दो बॉर्डर देखने को मिलते हैं, एक है हमारा एंटीरियर बॉर्डर, एक है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो जो एंटीरियर बॉर्डर है वो रिलेटेड होता है इस प्लेटोग्लोसल आर्च से, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो हमारा रिलेटेड होता है प्लेटोफेरिंजियल आर्च से। तो एंटीरियर बॉर्डर इसका रिलेटेड होगा प्लेटोग्लोसल आर्च से, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होगा, ये जो पोस्टीरियर इसका इस टॉन्सिल का जो पोस्टीरियर बॉर्डर होगा वो रिलेटेड होगा किसे? प्लेटोफेरिंजियल आर्च से। किससे रिलेटेड होगा? प्लेटोफेरिंजियल आर्च से। इसके बाद इसके दो पोल्स होते हैं, ऊपर एक अपर पोल होता है, एक लोअर पोल होता है। जो अपर पोल होता है वो रिलेटेड होता है इस सॉफ्ट पैलेट से। ऊपर में क्या है? सॉफ्ट पैलेट है। और जो लोअर पोल होगा वो किससे रिलेटेड होगा? ये नीचे टंग है, तो इसका लोअर पोल जो है वो हमारा टंग से रिलेटेड होता है। अगर मैं इसकी सरफेसेस की बात करूं तो ये इसके मीडियल में हमारी, ये क्या हमारी मीडियल सरफेस, और इसके लेटरल में हमारी क्या होती है? लेटरल सरफेस। तो अगर मैं इसके मीडियल सरफेस की बात करूं तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा ये अंदर अंदर से इन्वेजिनेट कर रही है, तो इसमें हमें 12 to 15 क्रिप्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? क्रिप्स देखने को मिलते हैं। ये जो अंदर जा रही है क्या है? हमारे कुछ क्रिप्स है। ये 12 से 15 क्रिप्स इस टॉन्सिल के मीडियल सरफेस में देखने को मिलते हैं, और इसमें से भी एक जो क्रिप्ट होती है वो लार्जेस्ट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। तो ये वाली ये सारे क्या हमारे क्रिप्ट्स हैं, पर एक जो है वो थोड़ी लार्जर है। तो ये जो लार्जर वाली जो क्रिप्ट है ना, इसको हम बोलते हैं इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। तो ये जो लार्जर वाली है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। तो ये हुई इसके मीडियल सरफेस की बात। तो मीडियल सरफेस में हमने क्या देखा भाई? जो इसकी मीडियल सरफेस है उसके अंदर हमारे 12 से 15 क्रिप्स देखने को मिल रहे हैं, और उसमें से भी जो लार्जेस्ट क्रिप्स है उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। तो जो उसमें से भी जो हमारी लार्जेस्ट क्रिप्स देखने को मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है? इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। ये क्या है? इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। इसके अलावा इसका जो मीडियल सरफेस होता है वो कवर्ड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। जैसे माउथ भी हमारा कवर्ड होता है तो वो भी हमारा कवर्ड होता है। इसका जो मीडियल सरफेस है वो हमारा किससे कवर्ड होता है? तो वो हमारा कवर्ड होता है किससे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो तीन बात इंपॉर्टेंट है इसकी मीडियल सरफेस को लेकर। पहली बात, इसका मीडियल सरफेस कवर्ड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरी बात, इसके अंदर 12 to 15 क्रिप्स देखने को मिलते हैं। ये क्या? 12 to 15 क्रिप्स देखने को मिलते हैं, और इन क्रिप्स में से भी कुछ क्रिप्स हमारे लार्जेस्ट होते हैं, और जो लार्जेस्ट क्रिप्स है उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट। अब आ जाओ इसके लेटरल सरफेस की बात। तो इसका जो लेटरल सरफेस होता है ना वो भी हमारा कवर्ड होता है बाय अ शीट ऑफ फेशिया, जो कि इसके लेटरल सरफेस में एक तरीके से हेमी कैप्सूल फॉर्म कर रहा होता है। क्या फॉर्म कर रहा होता है? ये क्या फॉर्म कर रहा होता है? एक तरीके से एक हेमी कैप्सूल फॉर्म कर रहा होता है। और ये भी जो फेशिया होता है ना, ये हमारा एक्सटेंशन होता है किसका? ये जो फेरिंजो बेसिलर फेशिया था ना, ये जो हमारा फेरिंजो बेसिलर फेशिया था, इसी का ये जो हेमी कैप्सूल जो इसके लेटरल सरफेस में मौजूद है, इसी फेशिया का एक्सटेंशन होता है। तो मैंने क्या बताया? लेटरल सरफेस में हमारा जो कवर्ड होता है वो लेटरल सरफेस हमारा कवर्ड होता है बाय अ शीट ऑफ फेशिया, जो कि फॉर्म करता है एक हेमी कैप्सूल। जो क्या फॉर्म करता है? एक हेमी कैप्सूल। और ये किसका एक्सटेंशन होता है? तो ये एक्सटेंशन होता है हमारा फेरिंजो बेसिलर
फेशिया का, किसका, फेरेंजियोबेसिलर फेशिया का। तो इसके एक्सटर्नल फीचर्स की भी बात हो गई। अब एक बार मैं इसकी जो आर्टरी की सप्लाई है वो दिखा देता हूँ, इसकी ब्लड सप्लाई आपको दिखा देता हूँ एक डायग्राम से। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, हमारा आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें इसको जो ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल है ना, इसकी ब्लड सप्लाई का जो मेन सोर्स होता है वो होता है हमारी टॉन्सिलर ब्रांच। और टॉन्सिलर ब्रांच भी किसकी, ये जो फेशियल आर्टरी की जो टॉन्सिलर ब्रांच है ना, ये इसकी मेन सोर्स होती है ब्लड सप्लाई की। वहीं अगर इसकी एडिशनल सोर्सेज की बात करें, और भी बहुत सारी आर्टरी से सप्लाई करती है इसके अलावा, बट जो मेन सोर्स है वो है टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ दिस फेशियल आर्टरी। ये क्या है, इसकी मेन सोर्स है। वहीं एडिशनल सोर्स की बात करें तो हमारे पास डोर्सल लिंगुअल ब्रांच है जो कि लिंगुअल आर्टरी की है, ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है जो कि किसकी ब्रांच है, हमारी मैक्सिलरी आर्टरी की, है ना। इसके अलावा हमारा एसेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच है, ये जो एसेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच है जो कि हमारी किसकी ब्रांच है, ये एसेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की है ना। इसके अलावा ये जो एसेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच है ये भी सप्लाई कर रही है इस टॉन्सिल को, ये किसकी ब्रांच है, तो ये भी हमारी फेशियल आर्टरी की ही ब्रांच है। तो ये सभी से सप्लाई करती है, बट जो मेन सोर्स है वो क्या है, फेशियल आर्टरी की टॉन्सिलर ब्रांच, ये याद रखना है। इसके अलावा इसकी अगर मैं नर्व सप्लाई की बात करूं तो दो ही नर्व्स देखने को मिलती है, एक है हमारी ग्लोसोफेरेंजियल और लेसर पैलेटाइन नर्व। ये दो नर्व ही हमारी इस पैलेटाइन टॉन्सिल को सप्लाई करती है। एक बार जो हमने इस डायग्राम में देखा है ना, इसको एक बार हम थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं। सो पैलेटाइन टॉन्सिल द सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू, पैलेटाइन टॉन्सिल हमारा क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू है, occupies the tonsillar sinus और tonsillar fossa between the palatoglossal anterior में and palatopharyngeal arches posterior में। ये मैंने बता दिया था। The tonsil is almond shaped and it has two surface, बताया, medial surface and lateral surface, two borders, anterior border and posterior border and two poles, अपर पोल एंड दिस लोअर पोल। अब सरफेस की बात करते हैं। सरफेस में मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस इज कवर्ड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। दिस सरफेस हैज 12 to 15 crypts. The largest of these is called the intratonsillar cleft, बता दिया था। The lateral surface is covered by a sheet of fascia which forms the hemicapsule of the tonsil. The capsule is extension, ये जो कैप्सूल है किसका एक्सटेंशन था, फेरेंजियोबेसिलर फेशिया का। The tonsillar artery enters the tonsil by piercing the कौन सी मसल, superior constrictor just behind the firm attachment। वहीं पैलेटाइन वेन जो इसके लेटरल में मौजूद था, पैलेटाइन वेन और एक्सटर्नल पैलेटाइन या फिर जिसे हम पैरा टॉन्सिलर वेन बोल रहे थे, डिसेंड फ्रॉम द पैलेट, बताया था ऊपर से डिसेंड करता है पैलेट से, इन द लूज एरियोलर टिश्यू ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द कैप्सूल। बॉर्डर की बात करें, एंटीरियर बॉर्डर था, पोस्टीरियर बॉर्डर था। एंटीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू द पैलेटोग्लोसल आर्च, बताया था, विद इट्स मसल, एंड पोस्टीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू पैलेटोफेरेंजियल आर्च विद इट्स मसल। तो ये भी बता दिया था। इसके बाद पोल्स की, अपर पोल इज रिलेटेड टू द सॉफ्ट पैलेट एंड लोअर पोल हमारा किससे रिलेटेड था, टंग से। इसके बाद बेड ऑफ टॉन्सिल में बताया था कि लेटरल में जो स्ट्रक्चर्स मौजूद है वो क्या फॉर्म कर रहे थे, बेड ऑफ टॉन्सिल। तो वहां मैंने दिखाया था कि क्या क्या मौजूद था। तो हमारे उसके लेटरल में फेरेंजियोबेसिलर फेशिया था, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड प्लेटोफेरेंजियस मसल, द बकोफेरेंजियल फेशिया था। इन द लोअर पार्ट हमारे स्टाइलोग्लोसस मसल मौजूद थी और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व था। फिर हमने क्या देखा था,
आर्टेरियल सप्लाई ऑफ टॉन्सिल, तो इसमें मेन सोर्स होता है, एडिशनल सोर्स होता है। मेन सोर्स मैंने बताया था टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी है, और एडिशनल सोर्स क्या है, असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, डोर्सल लिंगुअल ब्रांचेस ऑफ लिंगुअल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच किसकी, ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एंड ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। वहीं अगर हम इसके वीनस ड्रेनेज की बात करें तो होता क्या है कि एक और दो तीन जो वेन्स होती है ना, वन और मोर वेन्स हमारी क्या करती है, लीव करती है टॉन्सिल के लोअर पार्ट से, और ये पियर्स करती है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल को, फिर ये ज्वाइन करती है किसको, पैलेटाइन, फेरेंजियल एंड फेशियल वेन को। तो ये इसकी क्या होती है, वीनस ड्रेनेज। तो क्या बताया, वन और मोर वेन्स लीव्स द lower part of deep surface of the tonsil, then pierces the superior constrictor muscle and then join the palatine, pharyngeal और facial vein। तो ये इसकी वीनस ड्रेनेज हो गई। नर्व सप्लाई में मैंने बताया था इसमें हमारी दो नर्व होती है, एक ग्लोसोफेरिंजियल नर्व और लेसर पैलेटाइन नर्व। इसके बाद हम इसकी क्या बात करेंगे, आखिरी पोर्शन यानी हमारा क्लिनिकल एनाटमी। तो अगर हम क्लिनिकल एनाटमी का पहला पॉइंट देखिए तो क्या है, द टॉन्सिल्स आर लार्ज इन चिल्ड्रन, दे रेट्रोग्रेस आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है फिर इसका साइज छोटा होता जाता है, बच्चों में लार्ज होता है। इन्फेक्शन की बात करें, द टॉन्सिल्स आर फ्रीक्वेंटली साइट ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली इन चिल्ड्रन, और इस इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है उसके सराउंडिंग टिश्यू में भी स्प्रेड कर जाए। तो क्या इस वजह से क्या हो जाता है, पेरी टॉन्सिलर एब्सेस, क्या हो जाता है, पेरी टॉन्सिलर एब्सेस। अब जो एनलार्ज टॉन्सिल है, एनलार्ज इन्फेक्टेड टॉन्सिल है, उसको क्या करना पड़ता है, सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा। तो उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टॉमी। क्या बोलते हैं, टॉन्सिलेक्टॉमी। अ नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप of the tonsil is of importance to the surgeon. The tonsillectomy is usually done by the guillotine method. किससे करते हैं, guillotine method से करते हैं। The tonsillectomy is usually done by the guillotine method. किससे करते हैं, guillotine method से करते हैं। तो ये जो टॉन्सिलेक्टॉमी है इज यूजुअली डन बाय द गुइलेटीन मेथड। अब ये गुइलेटीन का मतलब होता है चॉप ऑफ द हेड। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, जो टॉन्सिल की जो हेड है ना उसको काट के हम निकाल देते हैं। किस इंस्ट्रूमेंट, और उसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एक गुइलेटीन नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी मदद से ये करते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, गुइलेटीन मेथड। सो गुइलेटीन मेथड में गुइलेटीन का मतलब क्या होता है, चॉप ऑफ द हेड। तो हम हेड काट देते हैं टॉन्सिल का। इसीलिए, और ये किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो गुइलेटीन इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो इसीलिए हम इसे गुइलेटीन मेथड बोलते हैं। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, द हेमरेज आफ्टर द टॉन्सिलेक्टॉमी। अब टॉन्सिलेक्टॉमी करेंगे तो ब्लड, टॉन्सिलेक्टॉमी करने के बाद ब्लड निकलेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, अब उसमें क्लॉट फॉर्म होगा ताकि ब्लड रुके, पर हम क्या करते हैं, जो क्लॉट फॉर्म हो रहा है उसको रोक देते हैं। हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं क्लॉट को। क्यों, क्योंकि जो टॉन्सिलर बेड है उसे हमें जो है ड्राई और क्लीन रखना होता है। इस वजह से हम, और अगर कहीं पे ब्लड बहुत ज़्यादा बहता है तो हम क्या करते हैं, जो क्लॉट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको एंकरेज करते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लॉट को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें टॉन्सिलर बेड को क्या करना होता है, ड्राई और क्लीन रखना होता है। तो यही पॉइंट है, द हेमरेज आफ्टर द टॉन्सिलेक्टॉमी इज चेक्ड बाय द रिमूवल ऑफ द क्लॉट फ्रॉम द रॉ टॉन्सिलर बेड, क्यों, टू कीप इट ड्राई एंड क्लीन। दिस इज टू बी कंपेयर्ड विद द मेथड फॉर चेकिंग। और ऐसा ही हम कब करते हैं, जब पोस्ट
पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? आफ्टर पार्चुरेशन के बाद में जो ब्लीडिंग होती है, मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद जो ब्लीडिंग होती है, तो उसको भी हम रोकते नहीं है, मतलब उसमें भी हम क्या करते हैं, क्लॉट को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमें यूट्रस को क्लीन और ड्राई रखना होता है। इस वजह से दिस इज कंपेयर्ड विद द मेथड फॉर चेकिंग पोस्टपार्टम हेमरेज, जो कि क्या, आफ्टर पार्चुरेशन जो ब्लीडिंग होती है, चाइल्ड बर्थ के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसे बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज फ्रॉम द यूट्रस। these are only two organs these are only two organs in the body where the bleeding is checked by the removal of clot. In other parts of the body the clot formation is encouraged. अदर पार्ट में तो अगर ब्लड हो रहा है तो हम क्या करते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन होने देते हैं। बट अगर हम किसकी बात करें, पोस्टपार्टम हेमरेज की बात करें, या जब हम टॉन्सिलेक्टॉमी के बाद जो हेमरेज होता है उसमें हम क्या करते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देते। हम क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट को जो है रिमूव करते हैं, ताकि हमारा टॉन्सिलर बेड जो है वो हमारा ड्राई रहे, क्लीन रहे, और वहाँ यूट्रस हमारा ड्राई रहे, क्लीन रहे। तो ये दो ही ऑर्गन है जहाँ पर हमें ऐसा करना होता है। वहीं अदर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पर ये जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो एंकरेज किया जाता है। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या है, द टॉन्सिलाइटिस में कॉज अ रेफर्ड पेन। जब टॉन्सिलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा, टॉन्सिलाइटिस। तो ये जो टॉन्सिलाइटिस है इसके अंदर क्या होता है, हमारा रेफर्ड पेन होता है ईयर के अंदर। अब क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है वो हमारे टॉन्सिल्स को भी सप्लाई कर रही होती है, इन पैलेटाइन टॉन्सिल को, और ईयर में भी सप्लाई कर रही होती है। तो कई बार दर्द कहीं और हो रहा होता है और प्रॉब्लम कहीं और होती है। तो कई बार रेफर्ड पेन होता है ईयर के अंदर, क्योंकि दोनों को जो नर्व सप्लाई कर रही है वो हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कर रही है। द टॉन्सिलाइटिस में cause referred pain in the ear as glossopharyngeal nerve supply both of these area. वहीं क्विंसी क्या होता है, तो क्विंसी का मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब पस फॉर्मेशन इन द पेरिटॉन्सिलर एरिया कॉल्ड द क्विंसी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्विंसी बोलते हैं। अब पेरिटॉन्सिलर एब्सेस इज ड्रेन्ड बाय, अब ये जो एब्सेस हुआ है अब इसको बहाना तो पड़ेगा ना, तो इसको ड्रेन्ड कैसे किया जाता है इस पस को, तो हम क्या करते, इंसीजन करते। कहाँ पर, जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होगा ना, जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होगा एब्सेस का, वहां से हम इंसीजन करते हैं और इस पस को हम ड्रेन कर लेते हैं। तो क्विंसी क्या है, द सेपरेशन इन द पेरिटॉन्सिलर एरिया, या सेपरेशन मतलब पस फॉर्मेशन इज कॉल्ड क्विंसी। और जो ये पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हुआ है इसको ड्रेन कैसे किया जाता है, बाय मेकिंग द incision on the most prominent part of the abscess. वहीं अगर हम सेप्टिक फोकस की बात करें, सेप्टिक फोकस क्या होता है, an infection in which bacteria are localized in some region। तो कुछ रीजन होते हैं जहां पर ये बैक्टीरिया वगैरह लोकेलाइज रहते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा सेप्टिक फोकस कहलाता है। तो जो टॉन्सिल्स होती है ना हमारी, आर ऑफ्टन साइट्स ऑफ अ septic focus. Such a focus can lead to a serious disease like pulmonary tuberculosis, meningitis, and is often the cause of general ill health. इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।